Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Shab on the go series of Indian economy and Indian financial system. On the go मतलब चलते फिरते जब भी आपके पास टाइम है तो इस प्लेलिस्ट में से ये जो जैप ऑन द गो प्लेलिस्ट है इसमें से कोई भी वीडियो आप देखिए और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट को एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से बहुत डीपली समझ रहे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो रेलेवेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में बहुत मदद करेंगे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में और किस तरह के क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं. सो वी विल बी प्रिपेयरिंग ऑन दोज नोट्स. तो इसे ज़रूर देखिए, इट विल हेल्प यू अलॉट विद योर प्रिपरेशन. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर 13th के ऑफ दिस चैप ऑन द गो सीरीज, दैट इज गोइंग टू बी इनिशिएटिव्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स. प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं हमने समझा. इससे पहले हमने एमएसएमईज क्या होते हैं उन्हें समझा. तो आज हम बात करेंगे कि एमएसएमईज एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स, इन्हें बूस्ट देने के लिए, इन्हें एक पुश फॉरवर्ड देने के लिए ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए, है ना, जिनकी मदद से इन्हें बूस्ट मिल पा रही है और इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा पा रहा है. सो लेट्स मूव अहेड गाइस. बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने प्रिपेयर किया है एक डॉक्यूमेंट आपके लिए जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके जैब एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज. तो इसे एक बार चेकआउट जरूर करिए. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द बेस्ट पार्ट इज कि ये डॉक्यूमेंट बहुत मदद करेगा आपको ये समझने में कि कौन सा टॉपिक कितनी फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है ना. क्वेश्चन एक टॉपिक में से किस तरह के पूछे जा सकते हैं, किस तरह की इन डेप्थ नॉलेज द एग्जामिनर वांट्स टू चेक. तो एक एग्जाम का आइडिया ये बहुत अच्छे से आपको देंगे. इसे एक बार जरूर आप देखिए. सो लेट्स मूव अहेड. सो वी विल स्टार्ट विद स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया. ठीक है, ये इनिशिएटिव्स इन एमएसएमईज एंड प्रायोरिटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहला इनिशिएटिव जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया. ये दो सेपरेट इनिशिएटिव्स हैं, वन बाय वन इनको हम लेकर चलते हैं. लेकिन कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने ये आपके सामने इमेज बना दी है. स्टार्टअप का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ की शुरुआत होनी है ना, शुरुआत होनी है. तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. एंड एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग प्लीज. मैं डॉक्टर बनने वाली थी, बनते बनते रह गई, इसलिए शायद मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है. ठीक है, बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, स्टार्टअप से याद रखना है कि शुरुआत जो है किसी चीज़ की हो रही है, दैट मीन्स आप नए बिजनेसेस सेटअप कर रहे हो. एंड स्टैंड अप इज जब आप किसी को बोल रहे हो अपने पैरों पर खड़ा हो, है ना, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो. सो विमेन, SC ST एंटरप्रेन्योर्स, है ना, द पीपल हु आर अंडर सर्व्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, उनकी हम मदद कर रहे हैं, उन्हें हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं. दैट स्कीम इज स्टैंड अप इंडिया. और जहां पर हम इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वी आर जस्ट हेल्पिंग द एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस. दैट इनिशिएटिव इज कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया. तो ये एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा क्योंकि बहुत सिमिलर नाम है. तो मैंने देखा है कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज नहीं होना. स्टार्टअप मतलब शुरुआत करनी है, स्टैंड अप मतलब अपने पैरों पर खड़े होना है. होता क्या है स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया इज एन इनिशिएटिव जो कि लिया गया है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है. दैट मीन्स आप एक एडल्ट हो, है ना, अबव द एज ऑफ 18, इस कैटेगरी में फॉल करते हो. एंड यू शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर. ठीक है, तो आप कहीं से भी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए. ठीक है, कोई आपके ऊपर केस नहीं चलना होना चाहिए, किसी तरह की मिसकॉन्डक्ट आपका नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली डिफॉल्टर एक पैरामीटर है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए. तो अगर ये तीन चीज़ें आप टिक करते हो देन यू कैन एनरोल फॉर द स्टैंड अप इंडिया, जो इसका इनिशिएटिव है वो. इसमें आप लोन अवेल कर सकते हो, कॉम्पोजिट लोन, अप फ्रॉम ₹10 लाख टू 1 CR थ्रू कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. और इसमें इंक्लूड करे गए हैं RRBs एज वेल. बहुत सारा जो आउटले है दैट इज थ्रू RRBs एज वेल, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स. तो ये भी हमें याद रखना है. पर्पस ऑफ दिस लोन क्या है? कि नए बिजनेसेस हम सेट करने में मदद करें, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, सर्विसेज, ट्रेडिंग, एग्री एलीड एक्टिविटीज, है ना. तो ये जो एलिजिबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इनको हम हेल्प करें नए एंटरप्राइजेस सेट करने में इन पर्टिकुलर एरियाज में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड एग्रीकल्चर एलीड, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड. साइज ऑफ द लोन यहाँ पर 85% तक की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, 85% ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट.
टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन मतलब लंबे समय के लिए जो लोन हमें चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब जो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है ना, ऑपरेटिंग साइकिल होता है किसी भी बिजनेस का शॉर्ट टर्म के लिए, उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आपको क्रेडिट यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो मैं ये प्रोजेक्ट में इनरोल करने गई या मैं इस स्कीम की मदद लेने गई और वहाँ पर मेरा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 20%, दैट इज मोर देन 50%, और उसमें भी मैंने गवर्नमेंट की किसी और स्कीम का हेल्प ली है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मेरा ये जो 85% का क्राइटेरिया है ये ऑब्वियसली फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट मुझे रीइंबर्स करी जाएगी इट विल बी लेस देन 85%, क्योंकि 20% तक तो मैं खुद ही अरेंज कर रही हूँ, राइट। सो इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, नथिंग टू बी डाउटफुल अबाउट। तो आपने बस 85% का याद रखना है कि इट कवर्स अप टू 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। रीपेमेंट, जो आपको पैसा वापस करना है, पैसा ले तो लिया लेकिन वापस कैसे करना है, 7 साल तक कर सकते हो, प्लस एडिशनल 1.5 साल का टाइम आपको दिया जाएगा एज मॉरेटोरियम। क्या होता है मॉरेटोरियम? इसका मतलब है कि जब मैंने लोन लिया उस डेट से, है ना, जब मुझे रीइंबर्स हो गया लोन, उस डेट से जब तक मेरी रीपेमेंट स्टार्ट नहीं होती प्रिंसिपल अमाउंट की, एट टाइम्स इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो मेरी लोन की रीपेमेंट स्टार्ट होने तक का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है मुझे, ठीक है। तो 7 साल तक तो मैं लोन रीपे कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले 1.5 साल तक मैं रुके भी रह सकती हूँ, अपने कैश अरेंजमेंट्स कर सकती हूँ, रीपेमेंट की अरेंजमेंट्स कर सकती हूँ। सो दैट इज मॉरेटोरियम, एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड अवेलेबल टू यू फॉर द रीपेमेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आपको समझ में आया, ठीक है। बहुत इन डेप्थ हमने बात करी स्टैंड अप इंडिया, जस्ट एक इनिशिएटिव मेंशन्ड है आपकी बुक में, हमने फिर भी आपके सिलेबस में, बट हमने फिर भी काफ़ी इन डेप्थ जाकर इसे समझा है, ठीक है जी। देन वी हैव स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें एक पुश फॉरवर्ड देने के लिए ये इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट किया गया है। एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। फ्लैगशिप मतलब जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को, कि इंडिया को हमने बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उस चीज़ के लिए एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये। मैनेज कौन करता है इसे? इसे मैनेज करता है DPIIT, दैट इज़ योर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है जी। तो स्टार्टअप इंडिया जो है इट इज़ एम्ड टू नर्चर इनोवेशन एंड कैटलाइज द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स अक्रॉस द कंट्री। स्टार्टअप्स की ग्रोथ को पुश करता है, इनिशिएटिव्स को पुश करता है। आपके पास आइडिया है, आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं एक नई टेक्नोलॉजी को बनाने में, एक कुछ नया इनोवेट करने में, है ना, कोई सप्लाई चेन इजी करने में, या कुछ भी बेसिकली बिजनेस में कुछ नया प्रोडक्ट बनाने में, कोई नई नई सर्विस देने में, किसी भी चीज़ में ये मदद करता है, कर सकती है आपका जो बिजनेस है, या फिर इंडिया को ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता है, तो यू कैन एनरोल इन इट। क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आगे देखेंगे, बट द बेसिक आइडिया इज कि यू हैव एन आइडिया, यू वांट टू परस्यू इट एज एंटरप्रेन्योर, तो आपकी मदद करी जाएगी। सो इसमें जो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है एलिजिबिलिटी के लिए, दैट इज कि आपका जो स्टार्टअप है इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब वो उसका जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है ना। इनकॉर्पोरेशन इज व्हाट? इट इज बर्थ, व्हेन इट comes into existence, when the business or company comes into existence। तो जो इनकॉर्पोरेशन है ये होनी चाहिए एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। अब या तो वो पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो। तो इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही जब इनकॉर्पोरेशन हुई, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन द स्टार्टअप। मैं अगर मेरे पास आइडिया है, मैं खुद से नहीं जा सकती कि भाई मेरे नाम पे मुझे लोन दे दो, है ना, दैट विल नॉट हैपन। इट हैज़ टू बी आइदर अ प्राइवेट कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म या फिर एक रजिस्टर्ड एलएलपी। टर्नओवर मेरे पिछले किसी भी साल का 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 100 करोड़। टाइम पीरियड मुझे जब से मेरी डेट ऑफ बर्थ है कंपनी की, अगर मेरी कंपनी रजिस्टर हुई है 2015 में, है ना, नवंबर 2015 में, तो 10 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं क्रॉस हुआ होना चाहिए। विद इन 10 years आई विल हैव टू एनरोल फॉर दिस स्कीम इफ आई वांट टू, ठीक है। 10 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है तो अलाउ नहीं है। द स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन की तरफ होना चाहिए, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। आप कुछ कर रहे हो, है ना, कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसको बेहतर बना रहे हो। सर्विस कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसे बेहतर बना रहे हो और ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक बना रहे हो, है ना। प्रोसेसेस को ईजी कर रहे हो, है ना। कोई लंबा चौड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस है, आपने कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया, फॉर एग्जाम्पल मीशो, है ना, डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर,
तो बीच के बहुत सारे चैनल्स उसने हटा दिए, कॉस्टिंग कम हो गई, कस्टमर्स को सस्ते दामों पे मिलने लग गया। सो प्रोसेसेस को ईजी करना शुड हैव बिन द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वेल्थ जनरेट करना। अगर ये सब क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो यू कैन एनरोल एज अ स्टार्टअप। एक चीज जो है नहीं होनी चाहिए या नहीं कंसिडर करी जाएगी एज अ स्टार्टअप इज कि आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपने उसको स्प्लिट अप कर लिया। एक कंपनी है ए, आपने उसको स्प्लिट करके बी एंड सी बना दिया और बोल दिया ये तो दो नई कंपनीज हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप। ठीक है जी। या रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट मतलब एसेट लाइबिलिटी सब कुछ बेच के हम बिल्कुल रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, डेट स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का, वो भी नहीं, वो भी अलाउड नहीं है टू बी काउंटेड एज अ स्टार्टअप। तो ये तीन चार चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं इसका फटाफट से क्विक आपको वो बताऊं तो इट्स वेरी इजी। इनकॉर्पोरेशन जो है प्राइवेट, पार्टनरशिप या एलएलपी की तरह होनी चाहिए। टर्नओवर, आपके पास आपका जो रेवेन्यू है सेल से किसी भी साल की 100 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। टाइम पीरियड आपका 10 साल से पुरानी, 10 साल से ज़्यादा बूढ़ी कंपनी आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और ये क्राइटेरियाज है इनोवेशन, इंप्रूवमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कोर फीचर्स क्या है, अगर आप इसमें इनरोल कर गए तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे पास आइडिया है, हमें उस पर्टिकुलर एरिया जिसमें हम बिजनेस बना रहे हैं उसमें हमारी स्किल्स हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो स्किल्स चाहिए है ना, क्लियरेंसेस के लिए कंप्लाइंसेस इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा लॉज फॉलो करने पड़ते हैं ना कंप्लाइंसेस, उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पर। सेल्फ सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर दी जाएगी सो दैट हम खुद से ही अपने फैक्ट्स को सेल्फ सर्टिफाई कर सकें, सो दैट टाइम लाइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, तो बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है बिजनेस सेटअप का उसको हमारे लिए बहुत ईजी बना दिया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें फैसिलिटेट करा जाएगा। स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस फॉर स्टार्टअप्स, साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट्स जहां पर हमें एग्जाम्पशंस मिलेंगी, है ना। फंडिंग सपोर्ट मिल सकता है, 10,000 करोड़ तक के जो फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स जो है ये अर्ली स्टेज फंडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। तो 10,000 करोड़ तक के जो फंड्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं सिर्फ स्टार्टअप की जो इनिशियल स्टेजेस हैं उनको केटर करने के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें और भी एडेड बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये है कॉन्सेप्ट स्टार्टअप इंडिया का। देन वी हैव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज डिसाइड कर लिए, 13 ऐसे एरियाज डिसाइड कर लिए जिसमें कि गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये कोर एरियाज हैं, इनमें अगर हम इंडिया में भारत में ही बैठकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने ही कंट्री में बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दिस विल मेक इंडिया वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट। आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ज़्यादा ये पुश देगा। सो दैट इज़ द PLI स्कीम। अब इसके लिए किया क्या, इसके लिए उन्होंने इंसेंटिव देने स्टार्ट कर दिए कि भाई अगर आप अपनी सेल्स बढ़ाओगे, एडिशनल सेल्स करोगे, तो उसके ऊपर आपको 4 से 6% का जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। अब इससे क्या होगा, इससे प्रोड्यूसर्स विल बी अट्रैक्टेड टू प्रोड्यूस एंड सेल दीज प्रोडक्ट्स, और इस तरह से मार्केट में इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बूस्ट हो जाएगी और इंडिया में ये चीज़ें प्रोड्यूस ज़्यादा होने लग जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कौन से 13 एरियाज हैं यहाँ पर जो कवर किए गए हैं, दैट इज लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बड़े लेवल पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है वो, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसी में ऐड किया जाएगा, दिस इज वन। दिस इज टू, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो ये जो आपके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस हैं ये एक ही पार्ट है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील। ठीक है, फिफ्थ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, ताकि कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो सके, IT हार्डवेयर, वाइट गुड्स जैसे एयर कंडीशनर्स, LEDs, फूड प्रोडक्ट्स इसमें कुछ आ जाएंगे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स हैव ऑलवेज बीन वेरी मच इंपॉर्टेंट और ग्लोबल रिकॉग्निशन में बहुत मदद कर सकती हैं हमारी। हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, ठीक है, सोलर बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी को हमने बूस्ट देना है बाय ऑल मीन्स। एडवांस्ड केमिकल सेल बैटरी एंड ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो ये 13 आपको एरियाज जो हैं ये याद रखने हैं, लिस्ट है ये मैंने प्रॉपर दे दी है यहाँ पे, और इसमें से जो चैंपियन सेक्टर्स है वो यहाँ पे अलग से मेंशन्ड है, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 13 एरियाज। ठीक है, तो इन पे जरा आप ध्यान से फोकस लगाकर पढ़ना। तो फटाफट से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया।
नाउ बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन टू यू, एक बार इस वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ठीक है जी. So consider the following statements regarding Startup India criteria. A startup must be incorporated as a private limited company, partnership firm or LLP. ये बिल्कुल सही बात है. Turnover of the entity should not exceed 100 crores in any previous financial year. क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है. 100 करोड़ से ज्यादा तो हम हो ही नहीं सकते. Entity formed by splitting up और reconstruction of existing business, ये इसमें नहीं मानी जाएगी, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है. The startup should be working towards innovation or improvement of products and processes, ये भी बिल्कुल सही है. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 and 4. Startup India, an entity, is generally considered a startup for how many years from the date of incorporation? कितना है? 7 साल है. बताइए मुझे, क्या ये 7 साल है? नहीं. 7 साल तो क्या है? रीपेमेंट है ना, प्लस 18 months ऑफ मॉरेटोरियम. लेकिन अप टू 10 years जो है, दैट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, तो 10 साल से पुरानी आपकी कंपनी नहीं होनी चाहिए. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में यहाँ पर आपको बात बतानी है, कौन सी सही है. These are linked to incremental production और sales over specified base years. बिल्कुल ठीक है. Incentives मिलते हैं incremental production पे, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे आपको incentives मिलने लगेंगे सेल्स के ऊपर. इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है, यानी कि बाहरी देशों से हमने अपने घर में, अपनी कंट्री में सामान लाना कम करना है. इन्हांस्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है. बिल्कुल सही. PLI incentives are uniform across all sectors of a fixed rate of 4 to 5. Nahi, they are incentivized and 4 to 6% is the rate that we use here. So this is not correct. The scheme covers multiple manufacturing sectors including electronics, automobiles and pharmaceutical. तो ये तो तीनों हमने पढ़े हैं, large scale electronics, automobiles and pharmaceutical, है ना. और इसमें जो आपके मेडिकल डिवाइसेस आते हैं वो भी हैं और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी हैं. तो ये बिल्कुल सही है. सो करेक्ट आंसर हियर विल बी अगेन ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4. नाउ दिस इज द टॉपिक जो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑल इंक्लूसिव चीज़ें कवर कर लिया है. नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू, edutap.in पर जाकर एक बार इन कोर्सेज को आप ज़रूर चेकआउट करिए. ठीक है, तो यहाँ पर जैब के कोर्सेज जब आप जाकर देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यू विल कम अक्रॉस दीज कोर्सेज. अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आज से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो, तो लेट मी टेल यू कि लाइव क्रैश कोर्स इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. इसमें हम लाइव क्लासेस की मदद से आपकी जो प्रिपरेशन है उसे कवर करवा रहे हैं. 15 डेज पर कॉम्पोनेंट वी आर टारगेटिंग, और 2 आवर्स की क्लास रहने वाली है. और क्लास के टाइमिंग्स भी बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि वो या तो अर्ली मॉर्निंग है, नहीं तो जो शाम की इवनिंग क्लासेस है वो हैं. तो इसमें हर एक कंपोनेंट आपका कवर होगा विद इन स्पैन ऑफ 15 डेज, 2 आवर्स ऑफ क्लासेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू सारी की सारी कवरेज होगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. ठीक है जी, तो टोटल 60 क्लासेस की मदद से हम इस पूरे कंपोनेंट को, आपके चारों के चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे. मास्टर कोर्स हमारे पास अवेलेबल है. अगर आप चाहते हो कि आपको स्लो एंड स्टेडी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो टाइम अपना, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस 15 टू 20 मिनट्स की यहाँ पर होंगी, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो. एग्जाम से पहले यहाँ पर लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी जिसमें कि रिवीजन हो जाएगा. अगर आपको कोई डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो. कॉन्सेप्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे और बाकी सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हो. सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है वो सब दिया हुआ है. कोई भी जो कोड आप देख रहे हो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इन कोड्स का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो. जो भी यहाँ पर दिए हैं ये टाइम बाउंड ऑफर्स हैं, तो चूज़ वाइसली. और मास्टर कोर्स जो है वैसे ही इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं. ठीक है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए आपके पास जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स है, और अगर आपको सिर्फ एक कोई कंपोनेंट टारगेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. आई एंड IFS का है, PPB का है, AFM का है एंड ऑल दैट. नाउ अगर आपको लगता है आपकी तैयारी पिछले किसी अटेम्प्ट में हो चुकी है ना, मे बी यू आर गिविंग इट फॉर द सेकंड और थर्ड टाइम, और आपको लगता है कि नहीं यार तैयारी तो है, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज इज योर सोल्यूशन. यहाँ पर आपको सॉल्व PYQs मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे.
काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हर एक कंपोनेंट की इसमें हो सकती है। सो टेस्ट सीरीज इज समथिंग दैट यू कैन चेक आउट। ब्रोशर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो। So that is all for today's session. I hope this information helps you. And if in case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. मुझे comments में ज़रूर बताइए कि lecture आपको कैसा लगा. And thank you everybody. All the best.